तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के फॉरेन एक्सचेंज रेट के टोटल जितने भी इस चैप्टर में कर्व्स हमें देखने को मिलेंगे वो सारे कर्व्स आज की इस क्लास में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट के जितने भी कर्व्स हैं उसको समझते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो चैप्टर नंबर 11 हमें देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर की कंप्लीट कर्व्स की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो 2025 एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर की कर्व्स को। सबसे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग कौन से कर्व्स को समझेंगे। जैसे सिचुएशंस, चारों सिचुएशंस आ जाएंगी। कौन सी चारों सिचुएशंस है वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कैसे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज के प्राइजेस पे इफेक्ट पड़ता है। पार एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट, हायर द इक्विलिब्रियम और लोअर द इक्विलिब्रियम। तो इसको समझते हैं शॉर्ट वीडियोस में। सबसे पहले हम बात करें सिचुएशन नंबर 1। तो सिचुएशन नंबर 1 आपसे कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इस टर्म का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी इकोनॉमी में फॉरेक्स की डिमांड बढ़ेगी, फॉरेक्स मतलब डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी या किसी भी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस केस में हमारा रुपीस जो है वो क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट, मतलब रुपीस की वैल्यू कम हो जाएगी। अब कैसे कम हो जाएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है उसका प्राइजेस भी बढ़ जाता है। हाँ, आज के टाइम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सपोज पहले जो डॉलर हमें 60 रुपीज़ में मिल रहा था, ठीक है, 60 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1 हम मान लेते हैं। अब वही डॉलर हमें कितने में मिल रहा है, 85 रुपीज़ में मिल रहा है $1। तो आपके पास से 60, 70, 80, तो माइनस के कितने रुपए, 25 रुपये आप माइनस में चले गए। ठीक है, क्यों? पहले जो चीज़ आपको 60 में मिल रही थी वो चीज़ कितने में मिल रही है, 85 में मिल रही है। तो 25 रुपये का नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो इस नुकसान को हमने किस में कंसीडर कर लिया, जो हमारा रुपीज़ है वो क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। जो रुपीज़ है वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। कब कम हो गया रुपीज़ की वैल्यू, डेप्रिशिएट कब कम हो गई, जब हमने फॉरेन की डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसको अगर कर्व से समझें तो ये सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, डिमांड इतनी है, जब डिमांड बढ़ती है तो हम सब जानते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए, जो चीज़ पहले हमें, सपोज यहाँ मैं लिख दूँ, जो चीज़ पहले हम 50 रुपये में 100 यूनिट्स खरीद रहे थे या 60 रुपीज़ में 100 यूनिट्स खरीद रहे थे, वही हमें डिमांड ज़्यादा होने के चक्कर में 85 रुपीज़ में 200 यूनिट्स को खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पैक्ट नंबर 1 ऑफ सिचुएशन नंबर 1। जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ये वाला सिस्टम। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। अब डिक्रीज़ इन डिमांड, अब मार्केट में हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं, तो इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। जब किसी कम्युनिटी की मार्केट में डिमांड डिक्रीज़ है तो उसके प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया, अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेक्स है उसकी डिमांड कम हो गई, हमें नहीं चाहिए। जब फॉरेक्स की डिमांड कम हो गई तो जो डॉलर हमें पहले 85 रुपीज़ में मिल रहा था, ठीक है, $1, अब हमें उसे ख़रीदना ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत तो ले लो भैया। तो अब हम थोड़ा बहुत कह रहे हैं एक काम करो, हमें सस्ता दोगे तो ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, हमें 60 रुपये में क्या करना स्टार्ट कर दिया, $1 देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो रुपीज़ है वो एप्रिशिएट हो गया। क्यों? अब ध्यान से देखो, पहले 85 रुपये था, 85 रुपीज़ था, नाउ इट रुपीज़ 60, तो मीन्स 25 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस केस में 25 रुपये जो है हमारी रुपीज़ एप्रीशिएशन हो गया। मतलब हमारे जो रुपीज़ की वैल्यू है वो मार्केट में एप्रीशिएट हो गई एज़ कम्पेयर टू द डॉलर। तो वही चीज़, सेम चीज़ इसमें क्या रहेगा, सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, डिमांड कम हो गई। तो जो चीज़ पहले हम लोग 85 रुपीज़ में 200 यूनिट्स को ख़रीद रहे थे, अब हम 60 यूनिट्स में, हमने डिमांड ही कम कर दी तो हमने 100 यूनिट्स को ख़रीद लिया। ठीक है, तो दिस इज़ द सिचुएशन नंबर 2, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। जब डॉलर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो जो रुपीज़ है हमारा वो एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। अब किसी कमोडिटी की मार्केट में सप्लाई बहुत हो गई, उसको लोग खरीदने वाले ही नहीं हैं। ध्यान से समझना, जब डॉलर की क्या हो रही है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो रही है, किसी भी चीज़ की मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई डॉलर की, तो वही सेम चीज़, जो डॉलर हमें पहले 80 रुपये में मिल रहा था
$1, अब इतनी सप्लाई हो गई, लोग उसको खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपने डॉलर के प्राइजेस को क्या कर दिया, कम कर दिया, 60 रुपीज़ कर दिया। तो $1 इज इक्वल्स टू, ये बिफोर था और आफ्टर, तो हमारा जो रुपीज़ है वो 20 रुपीज़ क्या हो गया, एप्रीशिएट हो गया। क्यों एप्रीशिएट हो गया, आपको समझ में आया ना, पहले जो चीज़ 80 में हम खरीद रहे थे, अब वही चीज़ हमें 60 रुपये में मिल रही है, तो एप्रीशिएट हो गया हमारा रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो देखो यही कह रहा है, जब डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो रुपीज़ है हमारा, जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसके वैल्यू एप्रीशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, सप्लाई इतना, और फिर ये सप्लाई जब इंक्रीज़ होता है तो डाउनवर्ड की तरफ इंक्रीज़ होता है। तो देखिए आप इसको, पहले 50 रुपीज़ था, या पहले सपोज हम मान लेते हैं 60 रुपीज़ में हम इतने सप्लाई कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, कम में हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 3 क्या है, हमें चाहिए, लेकिन मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी की जब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, मार्केट में वो चीज़ हमें चाहिए लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई किसकी कम हो गई, डॉलर की सप्लाई कम हो गई, लेकिन हमें चाहिए। ठीक है, तो उसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जो डॉलर पहले हमें 60 रुपीज़ में मिल रहा था, जो पीछे वाली सिचुएशन थी, अब वो डॉलर हमें कितने में मिलेगा, 80 रुपीज़ में मिलेगा। तो 20 रुपीज़ का नुकसान हो गया, तो 20 रुपीज़ हमारे क्या हो गए, माइनस के, मतलब इंडियन रुपीज़ की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। समझ में आई बात। तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसी को कर्व में हमने डिमांड कांस्टेंट रखा, और सप्लाई जब कम होता है तो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये चारों सिचुएशंस आपको याद रखनी है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब एक जो आपकी संदीप गर्ग की बुक है, उसमें इन्होंने एक ही कर्व में सब समझा दिया। देखिए इसमें इन्होंने क्या करा, सप्लाई को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड की, डिमांड बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। वो जो पीछे मैंने दो अलग अलग कर्व समझाए हैं वो इसी में इन्होंने समझा दिया। इंक्रीज इन डिमांड तो रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका, डेप्रीशिएट हो जाएगा, और डिक्रीज इन डिमांड तो रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका, एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाई है, ये इंक्रीज इन डिमांड बना दिया और ये डिक्रीज इन डिमांड बता दिया। ठीक है, देखिए पहले 60 में हम 100 खरीद रहे थे, और जब 50 हो गया तो हमने 200 की डिमांड कर ली, मतलब जब डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, और जब डिमांड ज़्यादा हो गया तो वही चीज़ हमें क्या मिलेगी, 80 की 90, मतलब ज़्यादा पैसों में हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी क्या है सप्लाई में, सप्लाई को हम डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, सप्लाई एक बार इंक्रीज़ कर दिया और एक बार सप्लाई डिक्रीज़ कर दिया। जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो या डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ हम बात करें तो रुपीज़ हमारा एप्रिशिएट हो जाएगा, और डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो रुपीज़ हमारा क्या होगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट कंडीशन आपको यहाँ बता दी है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। दो कव ये भी हैं, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है। हम सब जानते हैं जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल जो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसी पे ये काम करता है। ठीक है, अब डिमांड कौन कर रहा है, भारत डिमांड कर रहा है। तो भारत क्या चाहेगा, जब प्राइजेस कम हो तब मैं डॉलर की डिमांड ज़्यादा करूं, और जब प्राइसेस ज़्यादा हो तब मैं डिमांड कम करूं। तो देखो, तो 65 रुपीज़ था डॉलर, तो $1 65 था, तो हम 400 यूनिट्स को कंसीडर कर रहे थे। जैसे प्राइस बढ़ा हमने 2 यूनिट्स को कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया, तो वही डिमांड और सप्लाई वाला फैक्टर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इंडिया चाह रहा है कि ऐसा हमें देखने को मिले। अब जो सप्लायर है, हम सप्लायर हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो सप्लायर सपोज यूएस हमें डॉलर देने वाला है, ठीक है, यूएस डॉलर देने वाला है, तो यूएस क्या चाहेगा, यूएस हमेशा यही चाहेगा कि जब प्राइजेस ज़्यादा हो तब सप्लाई ज़्यादा हो, जब प्राइजेस कम हो तब सप्लाई कम हो। जब से 65 रुपये था तो वो 200 सप्लाई कर रहा था, और जब 85 है तो वो चाह रहा है कि हम 400 सप्लाई करें, ज़्यादा प्राइजेस पे ज़्यादा सप्लाई। देखो है 85 रुपीज़ था तो 400, मतलब प्राइस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, और जब 60 रुपीज़ था तो 200, मतलब प्राइस कम है तो हम सप्लाई कम कर रहे हैं। तो ये है सिंपल सा लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, और उसके बाद पार एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जितना हमें डॉलर चाहिए था, मतलब जितनी हमारे डॉलर की डिमांड थी उतनी ही क्या हो गई आपकी सप्लाई हो गई, तो उसको बोलते हैं पार एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। जितनी डिमांड थी उतनी ही क्या हो गई, सप्लाई हो गई। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आपको यही याद करना है, सिंपल सा। इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट के कब हम इक्विलिब्रियम से ज़्यादा सेट करेंगे और कब हम इक्विलिब्रियम से कम सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट इज़ हायर देन द इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम से हायर हम जानबूझ के सेट करें, मतलब जो चीज़ हम पहले 60 में खरीद रहे थे 100 को,
अब गवर्नमेंट ने वो 85 कर दिया। अब आप कहेंगे सर इन्होंने तो रुपीज़ को डीवैल्यूएट कर दिया, मतलब पहले जो चीज़ हमें 60 में मिल रही थी वो 85 में मिल रही है, तो उन्होंने जानबूझ के -25 रुपये हमारा रुपीज़ को डेप्रिशिएट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट कम हो, तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट रुपीज़ को डीवैल्यूएट करती है। अभी मैं डीवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अब लोअर देन जो इक्विलिब्रियम से कम सेट कर रही है, मतलब क्या कर रही है, पहले जो 85 में मिल रहा था 100 यूनिट्स और वो अब 60 में क्या मिला है 200, तो इस केस में वो इम्पोर्ट बढ़ाना चाहती है और एक्सपोर्ट कम करना चाहती है। तो जानबूझ के गवर्नमेंट क्या करती है, रीवैल्यूएट करती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार रुकिए। रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन, देखिए रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन, ऐसे ही एक होता है एप्रिसिएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। जो डीवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जानबूझ के प्राइजेस को बढ़ा देती है, मतलब जो डॉलर हमें 60 में मिल रहा है वो 80 में करती है। अब आपको पता ही क्यों, ठीक है। ऐसे ही रीवैल्यूएशन कर देगी, ठीक। रीवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, जो चीज़ 80 में थी वो गवर्नमेंट अपने पास से उसने 60 कर दिया, तो ये होता है जो गवर्नमेंट करती है वो होता है रीवैल्यूएशन। डेवैल्यूएशन, जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब आपको पता है किसके हिसाब से होता है, डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो दिस इज द सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई हो। समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो फाइनली चैप्टर नंबर 11 के कर्व्स यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए हों। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे मैसेज करिए या मेरे इंस्टाग्राम पे आइए या मुझे सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।